अस्सलाम वालेकुम साथियों, एक और वीडियो लेके आपके आगे पेश खिदमत हैं। और ये टॉपिक भी हमारा जो सिलसिला चल रहा है उर्दू ज़बान में न्यूरो सर्जरी से बात करने के लिए, उससे ही रिलेटेड है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि बहुत ज़्यादा हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी, और जो लोग इम्तिहान देना चाहते हैं मुख्तलिफ़ लेवल के, दुनिया के किसी भी लेवल के बड़े से बड़ा इम्तिहान, वो हमें क्या कहते हैं, इस तरह की तैयारियों की या इस तरह की सूरत हाल को ठीक करने के लिए हमें ज़रूरत होती है। चलें, अभी हम आपसे बात करते हैं। ये एक पेशेंट है हमारे पास। ये एक 50 ईयर ओल्ड मेल है, 50 साल के मर्द हैं, और ये हमारे पास प्रेजेंट हुए हैं कि उनको जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और उनको हेडेक है, उनको जो है वो है ना स्ट्रेस भी है, डिप्रेशन भी है। हेडेक जो है वो वैसे उनको फ़ोटो सेंसिटिविटी से रिलेटेड नहीं है, वैसे ही हेडेक है। और पेशेंट जो है उनकी जो है रीसेंट लॉस इन द पेरिफेरल विजन भी हुई है, और न बायलैटरली, यानी यूँ कह सकते हैं बायटेम्पोरल हेमी एनोपिया। अब ज़ाहिर बात है, ये जब लफ्ज़ सुनते हैं तो आइडिया जाने लगता है। कोई बात नहीं, आप अपना आइडिया लेके जाएं, ये काम आएगा हमें। और इनका जो पास मेडिकल हिस्ट्री जब की तो नेगेटिव थी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए, डायबिटीज़ के लिए, लिवर डिजीज़ के लिए, किडनी डिजीज़ के लिए, और कोई उनको मेडिकेशन जो है वो नहीं ले रहे थे। यानी कि कोई उनको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, लिवर डिजीज़ नहीं है, किडनी डिजीज़ नहीं है, कोई और भी मेडिकेशन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और साथ साथ उनको जो है कोई एक्यूट डिस्ट्रेस नहीं है, गायनोकोमेशिया है उनको, ना क्या कहते हैं, किसी हद तक स्किन नॉर्मल है, कोई स्ट्रायाज नहीं थे। साथ साथ उनको जो है अपना अगर आप उनका सर देखें तो कोई उसमें इंजरी नहीं है, कोई ऐसी पैल्पेबल सर पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अच्छा, जब हमने उनका न्यूरो एग्ज़ाम किया तो हमें जो है पेरिफेरल विजुअल इक्विटी डिक्रीज़ मिली, यानी बायटेम्पोरल हेमी एनोपिया किसी हद तक था, और साथ में प्यूपिल जो थे वो रिएक्टिव हैं, और जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट है वो भी इंटैक्ट है, यानी कि कोई ऑक्यूलोपरेसिस नहीं है। साथ में जो जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें हमने नोट किया कि टेस्टिकुलर एट्रोफी है उनको। इधर डेफिनेटली आपके जहन में दो बातें जाती होता है कि कोई मसला दिमाग में हो, यानी कोई ग्लैंड या हार्मोन का मसला हो, या फिर कोई और मसला है जिस्म में। ये दोनों बातें उस हवाले से हम थोड़ी सी सोच लेते हैं। प्रोविजनल तो इतना बना है, अब डिफरेंशियल में बात कर लेते हैं। हम हमेशा न्यूप्लास्टिक से शुरू करते हैं। ये नहीं कि वो होता है बस समझने, एक पढ़ने का एक तरीका होता है, कहीं से तो शुरू करना है, तो जो आसान लगता है वो ये कि न्यूप्लास्टिक से शुरू करते हैं। होता है पिट्यूटरी एडिनोमा हो, क्रेनियोफेरिंजियोमा हो, मेनिंजियोमा हो, क्या कहते हैं पिट्यूटियोसाइटोमा हो, पिट्यूटियो ना क्या कहते हैं इन्फ्लामेटरी पिट्यूटियो हाइपोफाइसाइटस हो, ना मेटास्टैटिक डिजीज़ हो। अच्छा, इन्फ्लामेटरी मैंने कहा लिम्फोसाइटिक हाइपोफाइसाइटस हो, ये इधर बोलना चाहिए था, सॉरी, वो मैंने उसमें बोल दिया, इन्फ्लामेटरी में बोलना चाहिए था। वेस्कुलर में एवीएम हो सकता है, कैवर्नस साइनस का एन्यूरिज्म हो सकता है, सिस्ट हो सकती है, एब्सिस हो सकता है, और इसके अलावा ना ये अपना क्या कहते हैं एंटी साइकोटिक या एंटी साइकोसिस की दवाएं वो इस्तेमाल करते हो, एंटी डिप्रेसेंट की कोई दवाएं इस्तेमाल करते हो, ये तमाम चीज़ें ही मैटर करती हैं। अब इतना अंदाज़ा हो रहा है कि ये चलो, अब अगर कुछ चीज़ दिमाग में ही है तो क्यों ना हम थोड़ा सा एग्जामिन कर लें, सॉरी इन्वेस्टिगेट कर लें। इन्वेस्टिगेट हमने करा रेडियोलॉजी की मदद से। उसमें हमने सोचा कि एमआरआई कराते हैं। एमआरआई जब हमने कराया तो उसमें हमने एमआरआई कराया विद एंड विदाउट कॉन्ट्रास्ट। उसका तरीका मैं बात कर चुका हूँ कि आप चाहें तो एक साथ भी दे सकते हैं, कि आप बता भी सकते हैं अगर कोई लीजन नज़र आए, रेडियोलॉजी से बात कर लेंगे भाई कोई लीजन आए तो कंट्रास्ट दे दीजिएगा। अच्छा, दूसरा ये कि यहाँ पर जो कंट्रास्ट दिया गया और एक लीजन नज़र आया T1 वेटेड इमेज पर जो ये दिखा रहा है, और T2 वेटेड इमेज पे भी, और ये हमें दिखा रहा है कि जो है क्या कहते हैं सेलर एरिया में
कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट है, यानी सैला में मास है, और न ये जो सैला में पिट्यूटरी ग्लैंड ही होता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का मास है। और जो सिम्टम्स को अगर हम मिला लें, अगर वो मास है तो ऐसा लगता है कि ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग होगा, उसको भी कंफर्म करते हैं हम, क्योंकि ये जो है मास जो है वो इन्हांस हो रहा है और किसी हद तक इतना बड़ा साइज है उसका कि वो कंप्रेस कर रहा है ऑप्टिक क्याज़मा को और थोड़ा उसकी साइड पे आगे जाके नर्व्स को भी। तो उसकी वजह से जो मैंने कहा कि पेरिफेरल विजन में इशू आ रहा है। और इसके अलावा सीटी ने ये भी दिखाया, हमने इसके बाद सीटी स्कैन ब्रेन भी किया, जिसमें सीटी ने ये दिखाया कि थोड़ी सी बोनी रीमॉडलिंग हुई हुई है, एनलार्जमेंट ऑफ द सैला हुआ है, और स्फिनॉइड साइनस भी वो उसके साथ ही मतलब ये सैला एनलार्ज हो रहा है स्फिनॉइड साइनस में। अच्छा, यहाँ पे रेडियोलॉजिकल जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनता है, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा हो सकता है, पिट्यूटरी कार्सिनोमा हो सकता है, पिट्यूटरी एडिनोमा, कोई ना हार्मोन सिक्रेटिंग, यहाँ पे ज़्यादा मुझे प्रोलैक्टिनोमा लग रहा है, क्योंकि पेशेंट को गायनोकोमेशिया भी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी है, डायबिटीज़ भी नहीं है, फिर भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है और दूसरे इश्यूज़ हैं, और न क्या कहते हैं पुअर हीलिंग ऑफ द वुंड है इधर, और सॉरी और भी दूसरे इश्यूज़ हैं, हाइपरप्लेजिया क्या कहते हैं ऑफ द प्राइमरी, अच्छा ये हो सकता है। अच्छा, दूसरा मेनिंजियोमा हो सकता है, क्रेनियोफेरेंजियोमा हो सकता है, रिथिक क्लेफ्ट सिस्ट हो सकती है। ये तमाम चीज़ें इस एरिया में आपको रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस में आ सकती हैं। फर्दर आप वर्कअप करते हैं ताकि आप सही चीज़ को पकड़ सकें, इतना आपने वर्कअप किया ताकि आप बिल्कुल मजबूत जगह पहुँचें। आपने लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन की, उसमें पता चला आपने प्रोलैक्टिन किया, आपने TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किया, फ्री T4 किया, FSH LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल का टेस्ट किया, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का आपने टेस्ट किया। इसके अलावा आपने जो है ये जो 9 बजे आपने कॉर्टिसोल लेवल का सुबह को टेस्ट कर लिया। लेकिन इन तमाम में आपने देखा कि प्रोटीन के जो है अगर समझ लें कि प्रोलैक्टिन लेवल लो आ रहा है, तो आप प्रोलैक्टिन लेवल को दोबारा चेक करें, क्योंकि होता है वो डाइल्यूट हो गया हो और कभी कभी फास्ट नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है, और क्योंकि हुक इफेक्ट की वजह से। तो ये बात मैंने इसलिए रखी कि ये पेशेंट जो है हमने खुद ट्रीट किया है, तो इसका प्रोलैक्टिन लेवल हाई था, और इसके फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आपने CBC करना है ना, और MRI के जो मैं बता दिया विद और विदाउट गैडोलोनियम उससे आपने किया उसका, उसमें काफ़ी आपको मैक्रो एडिनोमा भी मिला, और ये साथ साथ सिक्रीट ये एडिनोमा प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग एडिनोमा है, और साथ में जो है ये बाकी जो अदर पार्ट है T1 वेट पे जो साइड में सराउंडिंग एरिया बन रहा है वो नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको सिक्योर करना ज़रूरी है। अब देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। बहरहाल CT स्कैन इसमें आप करते हैं ताकि आपको पता चले सैला टर्सिका का, आपको पता चले कि स्फिनॉइड साइनस का, और इधर आप फ़ौरन कंसल्टेशन करते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ भी और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ भी। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से जो एंडोक्राइनोलॉजिकल हार्मोन्स जो बढ़ रहे हैं उसको आपने एड्रेस करना है, और ये जो ऑप्थेल्मोलॉजी को आपने इसलिए एड्रेस करना है कि उसको जो पेरिफेरल विजन में इशूज़ है उसको मॉनिटर किया जा सके, और ट्यूमर भी पता चल गया है तो सर्जरी का ऑप्शन अगर हमें चुनना है तो कैसे और कब और कितनी देर में हमने वो चुनना है। ट्रीटमेंट ऑप्शन जो यहाँ पर आते हैं वो ये हैं कि डोपामीन एगोनिस्ट जो होता है वो हेल्प करता है नॉर्मलाइज प्रोलैक्टिन लेवल को, रेस्टोर रिप्रोडक्टिव फंक्शन और डिक्रीज ट्यूमर साइज। अच्छा, दूसरा ये इधर जो है ये डोपामीन एगोनिस्ट जो होता है ये नॉर्मल करता है प्रोलैक्टिन लेवल को, रेस्टोर करता है ख़ास तौर से रिप्रोडक्टिव फंक्शन को, और डिक्रीज़ कर देता है ट्यूमर साइज़ का। इसमें 2 तरह के हैं, एक है कैबरग्यूलिन और दूसरा है ब्रोमोक्रिप्टिन। मैं थोड़ी सी बात करता हूँ यहाँ पे कि जो कैबरग्यूलिन है इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, सेलेक्टिविटी भी जो D2 यानी डोपामिन 2 रिसेप्टर पे बहुत अच्छी है, और ये प्रेफर्ड मेडिकेशन है क्योंकि इसके बहुत ही साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं ब्रोमोक्रिप्टिन के मुकाबले। अब आपके पास कैबरग्यूलिन नहीं है, आपने ब्रोमोक्रिप्टिन दे दी। ब्रोमोक्रिप्टिन जो है उसके डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है और डोपामिन 2 रिसेप्टर पे भी उसका इफेक्ट है,
और वो साथ में दूसरा क्या काम करता है, डोपामिन 2 पे तो एगोनिस्ट का काम करता है जो कि हमारी ज़रूरत है, लेकिन वो थोड़ा सा एक अनवांटेड इफेक्ट करता है कि जो डोपामिन 1 रिसेप्टर्स होते हैं उन पे एंटागोनिस्ट का इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि नौसिया मिलती है, वॉमिटिंग मिलती है, पोस्चरल हाइपोटेंशन मिलता है, और बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं उनके लिए ये ब्रोमोक्रिप्टिन को बर्दाश्त करना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आप दे सकते हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको डोपामिन एगोनिस्ट के बारे में। दूसरा, आप मेडिकल ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हैं कि गोनेडल स्टेरॉयड रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं। इसमें जो है हार्मोन का लेवल जो होता है वो हमेशा लोअर लेवल पे रहता है, और आप जो है ना मैक्सिमल ट्रीटमेंट कर सकते हैं डोपामिन एगोनिस्ट की साथ साथ। तो ये गोनेडल स्टेरॉयड रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दी जाती है, ख़ास तौर पे उसमें जिसमें हार्मोन लेवल मुस्तकिल लो रह रहा हो, और साथ में उधर आप उसको भी एड्रेस कर लें। तो दोनों चीज़ें, क्योंकि सिर्फ उसकी वजह नहीं, आपको दूसरा भी पहलू देखना होता है। बहरहाल ये ज़्यादा काम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का, आप भी डिस्कस कर सकते हैं उससे, क्यों पेशेंट तो आपका है, आपने उसको करना है, तो वो आपसे भी सवाल पूछेगा, आपने भी जवाब देने होते हैं, तो आपको भी मालूमात कन्वे करनी पड़ती है पेशेंट को। सर्जिकल जो है उसमें इधर कोई मिसाल के तौर पे रेडियोथेरेपी का, ये मैं थोड़ा सा बताऊँ सर्जरी से पहले, कि इसमें बहुत ही शाद व नादिर ही रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पड़ सकती है। अच्छा, दूसरा ये कि इसमें स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी या मिसाल के तौर पे जो गामा नाइफ और साइबर नाइफ का रोल है, लेकिन बहुत लिमिटेड है। और दूसरा ये कि ना, ये उस वक्त ही इंडिकेट किया जाती है रेडिएशन जब मैलिग्नेंट प्रोलैक्टिनोमा हो गया। प्रोलैक्टिनोमा मैलिग्नेंट नहीं है तो फिर आप सर्जरी के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं। सर्जरी में जैसे कि आपको पता है कि जो उन पेशेंट को जिनको मेडिसिन से रिस्पॉन्ड ना कर रहे हों, और साथ में उनके ऑप्थेल्मोलॉजिकल विजुअल फील्ड डिफेक्ट पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, तो वही हमारी अप्रोच है। दो तरह की अप्रोच है, वो साइज़ ऑफ द ट्यूमर पे भी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा साइज़ है। ट्यूमर अगर बड़ा है तो उसको डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना है, ट्यूमर अगर छोटा है उसको डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना है, कभी कभी कंबाइन अप्रोच भी करना है, उसकी लोकेशन कितना बियॉन्ड जा रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और उसको आपने एड्रेस करना है। जैसे कि मैं आपके आगे पेश कर रहा हूँ कि ट्रांसइन्फिनाइटल सर्जरी ट्रांसनेजल कर सकते हैं, उसमें कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप के ज़रिए और एंडोस्कोप के ज़रिए, वो दोनों की दोनों है। आप जिसमें बेहतर है आप वो कीजिए। अगर आपको लगता है वो ट्यूमर ऊपर बहुत ज़्यादा है तो फिर क्रेनियोटमी, टीरियोनल, जो भी है ना कहते हैं ज़ाइगोमेटल, ये तरीके हैं इसके, वो जितना एक्सटेंशन है वो उसके हिसाब से आपने एड्रेस करना है। और भी बहुत सारे उसके तरीके हैं ट्यूमर सर्जरी के, वो हम आपके आगे बात कर सकते हैं और कर रहे हैं। ट्रांसइन्फिनाइटल सर्जिकल टेक्निक ये बहुत ही अप्रोप्रिएट है और हम आपको यही एडवाइस करते हैं। ये जो ट्रांसइन्फिनाइटल सर्जरी होती है, इसमें काम ये होता है कि आइडेंटिफिकेशन एंड एविडेंस ऑफ द कैरोटिड आर्टरी और ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक क्या आना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटरल अननेसेसरी नहीं जाना है, उधर इंजरी नहीं करनी है, सिक्योर करना है, और नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड को इंजर्ड नहीं करना है, पिट्यूटरी स्टॉक को नहीं खींचना है, उसको टीयर नहीं करना है, आइडेंटिफाई करना है, प्रिजर्व करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सिस्टमेटिकली एग्जामिन करें और मिनिमाइज़ करें रिकरेंस को। यूज़ ऑफ 30 डिग्री स्कोप कैन बी हेल्पफुल। जो इधर एंडोस्कोप होता है वो 30 डिग्री तक ऐसे होता है, थोड़ा सा मतलब कि वो यूँ करके दिखाता है, तो वो दोनों डायरेक्शन मतलब कि ऐसे भी दिखा रहा होता है। मतलब कि जब आप एंडोस्कोप यूज़ करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि इसकी क्या वैल्यू है। मैं इधर एंडोस्कोप पे लेक्चर नहीं, उसको मैं अलग से करूँगा, वो करेंगे प्योर न्यूरोसर्जिकल। मैंने ये सोचा है कि मैं कोशिश करूँगा जितना भी नॉलेज, जितना भी हमें व्यूअरशिप मिले वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं, हमें इम्पोर्टेंट ये कि हम डाल दें। आज के बाद कल को ये यूट्यूब पे पड़ा है, जिसको चाहे वो उर्दू ज़बान में समझ सकता है। मुझे पता है अंग्रेज़ी बहुत अच्छी आती होती है इस लेवल पे, लेकिन मेरा ये अपना बिलीव है को मेरे जैसे लोग होंगे उनको ये फ़ायदा करेगी कि उर्दू ज़बान में समझें। अंग्रेज़ी ज़बान में तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पर जो भी है, ठीक है, कुछ भी कर जाए, हम अंग्रेज़ नहीं बन सकते, ना होते हैं हम अंग्रेज़। तो अगर पाकिस्तान से हमारी तालीम है तो फिर या इंडिया से, तो थोड़ा बहुत हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अपनी ज़बान में बात करें, समझें, डिस्कस करें, और वो ये कर रहे हैं। आगे वीडियो को मैं कंक्लूड करने के लिए आपके आगे बात करूँगा कि जो रेडिएशन थेरेपी होती है उसमें 60 गैरॉन तक आप दे सकते हैं, और उसमें अवॉइड करना होता है उसी तरह से ऑप्टिक न्यूरोपैथी को, एंडोक्राइन डिस्फंक्शन को, नेक्रोसिस को, हाइपोथैलेमस की इंजरी को, और पेशेंट
को आप हमेशा केयरफुली मॉनिटर करते रहें, ख़ास तौर पर कॉर्टिसोल, डायबिटीज़ इंसिपिटस, SIADH और हाइपोपिट्यूटरिज्म के सिम्टम के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश किया जल्दी से आपको थोड़ा सा प्रोलैक्टिनोमा के हवाले से आपके आगे बात करूँ, और फिर मेल पेशेंट का हमारे पास ऑप्शन था तो मैंने आपके आगे रखा। फीमेल का भी था लेकिन मैंने मेल का इसलिए रखा कि मेल भी इस तरह प्रेजेंट करते हैं, उनको भी हमें देखना पड़ता है। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।